शेष एक चीज़ बड़ी मतलब दुविधा और चिंता पैदा करती है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही। देखिए आरबीआई ने भी 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। दुनिया भर में यही संकेत मिल रहे हैं कि भी और ब्याज दरें बढ़ेंगी। मतलब कहीं वो नहीं दिख रहा कि ये कहाँ पर रेट टर्मिनेट होते हुए दिख रहे हैं, जिसको टर्मिनल रेट कहते हैं, या कुछ साइट लगे कि अच्छा यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। अभी ऐसा कोई सेंट्रल बैंकर खुल के बोल नहीं रहा है। तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ता जाएगा तो वो एक मुश्किल पैदा करता है, या फिर आप दूसरे कैंप में हैं कि नहीं, डिमांड इतनी रोबस्ट आने वाली है जिससे अगर थोड़ा कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये कैसे होता है कि ये सब जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी बोलते हैं कि आपको इन्फ्लेशन भी कम चाहिए, ग्रोथ ही भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट ना आए, तो ये थोड़ा एक इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो इन्फ्लेशन है वो जिसे हम बोलते हैं सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि डिमांड कम है, डिमांड भी अच्छी है, पर सप्लाई कंस्ट्रेंट जो बोलते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत सारे कमोडिटी में ज़्यादा हो गए हैं। वो सप्लाई कंस्ट्रेंट क्रिएट हुए पहले कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, उसके बाद इवन द वॉर, द रिसेंट वन। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहे हैं। अभी इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी एज अ टूल जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है, उसका रिपरकशन और उसके इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, क्योंकि आपको डिमांड बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली उसका ऑफशूट आएगा ग्रोथ स्लो डाउन पे। तो अब तक के जो नंबर्स है वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन ऐसे बहुत ज़्यादा पैमाने पे दिखी नहीं गई है, जो अंडरलाइंग सिनेरियो को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। उसके एक दो कारण है, जैसे मैं पहले बता रहा था कि कंपनियां की हेल्थ अच्छी है, डेट है नहीं। दूसरा चीज़ है कि इवन रिटेल सेक्टर यानी उनमें भी डेट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आप अगर कोई भी क्राइसिस देखोगे तो उसमें क्या हुआ था कि डेट ज़्यादा थे, तो वो डेट ज़्यादा होने का इम्पैक्ट असेट क्वालिटी पे हो गया, फिर बैंकों पे आ गया और उसकी एक साइकिल शुरू हो गई। इस बार कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा डेट है नहीं, स्पेशली इंडिया में। रिटेल सेक्टर का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा था जो हमने कोविड में देख लिया। तो इसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने के जो निगेटिव्स आते हैं, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, बट इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई लेकिन कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट ज़्यादा है नहीं। इंडिया ने एब्सोल्युटली ये जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हमने पहले भी देखी है, प्री कोविड भी अपने पास ऑलमोस्ट इतना ही रेट हुआ करता था, राइट। तो पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हाँ, तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखा नहीं है। पर इंडिया ने इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्री कोविड भी हमारे पास थे, तो वो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ तो रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट जो कि हम ये प्रोसेस से पहले भी जा चुके हैं, तो इसलिए और लिवरेज कम है सिस्टम में, क्रेडिट का क्वालिटी अच्छा है, इसके लिए सिस्टम में इसका इम्पैक्ट कदाचित ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एक बेसिक जो एनवायरनमेंट चाहिए वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बहुत असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब शेयर्स आपके फ़ंड के बारे में बात करते हैं। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, फंड मैनेजर के तौर पर इस फंड में आप का ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है? मतलब चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, तो मिड कैप, स्मॉल कैप का क्या सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको, कहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं? तो जैसे कि ये सेगमेंट है जिसमें आप ऐसा एक प्री कंसीव नोशन से नहीं जाते हो कि मुझे लार्ज इतना रखना है, मिड इतना रखना है, स्मॉल इतना रखना है। कोई भी सेगमेंट में अच्छी कंपनियां मिली तो उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो लार्ज है, मिड या स्मॉल, ऐसा हम जनरली देखने की कोशिश नहीं करते, बट फिर भी ऑब्वियसली आप जब इन्वेस्ट करते हो तो उसका एक आउटकम आ जाता है। तो आप आउटकम के हिसाब से देखें तो आप देखोगे कि ये फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप है, बट इतने ज़्यादा है नहीं। ऑलमोस्ट 70% प्लस लार्ज कैप होंगे और बाकी ऑलमोस्ट 10-11% के करीब स्मॉल और उसके अराउंड उससे कम मिड कैप रहेंगे। तो आउटकम ये फंड का वो रहेगा अगर आप लास्ट मंथ इनका पोर्टफोलियो देखें तो। अच्छा, चूँकि आपके पास एकदम खुला आकाश है, जहाँ आपने